काजमी साहब, शुरुआती दिनों में हमारे देश में भी हमारे चुनावों पर विदेश नीति का भी बहुत असर पड़ता था और हम दम्भ के साथ कहते थे कि दो ध्रुवों में दुनिया बटी हुई है, उसमें से एक तीसरी दुनिया हमारी भी है जिसमें 197 देशों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं और अपना गुटनिरपेक्ष आंदोलन है और उसका नेता हमारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू ना सिर्फ टीटो है। लेकिन आज की तारीख में जब हम इतना वो ज्यादा उलझ चुके हैं और विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ चुनावों में विदेश नीति पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। विदेश नीति के लिए एक हमारा ब्यूरोक्रेट रख दिया जाता है। इसका मतलब है कि विदेश नीति कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और जिस तरीके का नरेशन देश में चल रहा है कि फिलिस्तीन चूंकि मुस्लिम देश है तो मुस्लिम तो ऐसे ही है। अब 80% लोगों को हमें अपने तरफ करना है, 20% चाहे हमारे पास आए चाहे ना आए, और ये चीज दिखाई पड़ता है। इतना बड़ा दुनिया में हलचल मची हुई है और उसका हमारे भी अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है या आने वाले देशों में भयंकर पड़ेगा। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ चुनाव अभी होने वाला है, हो रहा है, और उसमें विदेश नीति एकदम से गायब है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब मुश्किल ये है कि जो मीडिया है, जिसे आमतौर पर पहले मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता था, बड़ी इज्जत से कहा जाता था, अब उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। और जब गोदी मीडिया किसी कुछ पूंजीवादियों के गोद में हो तो उससे कोई उम्मीद ये की जाए कि वो ईमानदारी से पत्रकारिता करेंगे, ये मेरे ख्याल से हम खुद बहुत बड़ी गलती करते हैं अगर ऐसा हम उम्मीद करें। और इसके साथ ये बात कहने के बाद अब रही बात फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं हो रही। ये जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसमें इतना दोगलापन है, बल्कि अगर पर्दे के पीछे तक जाके देखा जाए तो बिल्कुल एक ही है सब कुछ। दोगलापन में सिर्फ नाम के तौर पर कह रहा हूं, मिसाल के तौर पर मोदी जी को सऊदी अरब बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड देता है, यूएई में जाकर के एक मंदिर का निर्माण करते हैं मोदी जी, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, सिर्फ इतना याद रखते हैं कि वो मुसलमान हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो अमेरिका और इजराइल के लॉबी के मुल्क हैं। ये ईरान नहीं है। तो ये एक कनेक्ट करता है, ये ट्रायंगल है बहुत आसानी से समझने के लिए। इजराइल, जायनिज्म, वहाबीइज्म सऊदी अरब का, अब मैं उसको मुसलमानों का जायनिज्म कहता हूं, और चूंकि वो दूसरों से सब अपने आप को सुप्रीम मानता है। उसके बाद हमारा ये आरएसएस, बीजेपी और इसी तरह से कुछ मुस्लिम संगठन जिनकी फंडिंग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सऊदी अरब के जरिए से होती है, वो उसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जो सऊदी अरब और इजराइल का प्रोजेक्ट है। इसलिए आज आप देखेंगे कि देवबंद से और जमीयत उलमा हिंद से कहीं कोई आवाज नहीं आ रही फिलिस्तीन के हक में, चूंकि वो दूसरे खेमे में बैठे हुए हैं। तो ये ट्रायंगल समझना बहुत जरूरी है। अब उस ट्रायंगल में भारत जो है वो पूंजीवाद जो जायनिज्म से चल करके अरब मुल्कों से होते हुए यहां तक है, तो उस नेटवर्क का हिस्सा है। अब जब हम कह देते हैं कि वो मुस्लिम मुल्क हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही बड़ा झूठ है जैसे यासर अराफात को कहा जाता था कि वो फिलिस्तीन के नुमाइंदे हैं, जिन्होंने कैंप डेविड करके इजराइल को बाकायदा लेजिटिमेट पोजीशन दी। उसके बाद महमूद अब्बास को यह समझ लिया जाता है कि वो फिलिस्तीन के नुमाइंदे हैं, जबकि वो बैठे हुए हैं रामल्ला में और इजरायली सिक्योरिटी में हैं। उनकी इजाजत के बगैर वो मूव नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया में एक बड़ा झूठ चल रहा है पिछले 80 साल से, 75 साल से, कि जो इजराइल की पसंद के फिलिस्तीनी लीडर हैं जिनको बातचीत की मेज पर फोटो खींचने के लिए रखा गया है, पीस ट्रीटी के नाम से, पीस की अमन बातचीत के नाम पर, दिखावे के तौर पर, ताकि इजराइल को अमन पसंद मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने रखा जा सके। उन इजराइल के पसंद के लोगों के साथ दुनिया के लीडर्स फोटो खिंचवा करके अपने यहां ये पब्लिसिटी करते हैं कि हम तो फिलिस्तीन के साथ में हैं। हमारा देश भी जब फिलिस्तीन के साथ में भी रहा, वो कभी क्या उन आजादी चाहने वालों के साथ रहा या इजराइल के साथ जो है वो मांडवाली करने वालों के साथ रहा? यह भी एक बड़ा बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के लोगों का। अब महमूद अब्बास की हालत यह है
कि उसका फिलिस्तीनी अथॉरिटी का इजराइल के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, फंडिंग भी उन्हीं के यहां से आती है, और ये जिहाद इस्लामी और हमास जैसे लोगों को गिरफ्तार कर करके इजराइल की पुलिस को देते रहे हैं। तो ये तो उनका पुलिस स्टेशन है। अब इस पुलिस स्टेशन के दरोगा को हम फिलिस्तीन का नुमाइंदा दुनिया के तौर पर दुनिया के सामने पेश करते रहे हैं, ये वही वेस्टर्न मीडिया का प्रोजेक्शन है। उन्होंने कभी हमास को, जब पहली बार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हमास की सरकार आई, चूंकि अमेरिका ने और इजराइल ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो हम भारत के लोग भी पीछे रहे और दूसरे मुल्कों के लोग भी पीछे रहे। अब ये बात खुल करके सामने आ रही है कि महमूद अब्बास की कोई हकीकत नहीं है। अब मैं दूसरा एक साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट बताना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अचानक 2-4 बंदूकधारी आपके घर में आए और आपके घर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लें, और उसके पीछे पीछे सादा कपड़े पहने हुए कुछ शरीफ दिखने वाले लोग आए और ये कहें कि बातचीत कर लो, और वही ये फैसला कर दें कि चलो आधे पे आप रह लो, आधे पे वो रह ले। ये कौन सी बड़ी नाइंसाफी है कि जिसका घर आपने कब्जा कर लिया, ये खुल के क्यों नहीं कहते कि ये कब्जा करने वाला बाहर निकल। तो ये नाइंसाफी फिलिस्तीनियों के साथ होती रही है और इसी तरह के अमन की बातें होती रही हैं। अमेरिका के जरिए पीस टॉक्स कराने के नतीजे में कोई 1 इंच जमीन फिलिस्तीनियों को नहीं मिली है। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसमें यूनाइटेड नेशन की फंडिंग अमेरिका करता हो, जिसमें वो अपनी पसंद के सारे फैसले करा लेता हो, उनके हाथ में वीटो पावर भी हो, तो कौन सी इंसाफ वाली दुनिया की बात की आप उम्मीद कर रहे हैं? कहां है बराबरी? क्या फिलिस्तीनियों को कभी भी किसी मुल्क ने उनको वाकईन हक दिलाने की कोई कोशिश की? नहीं की। अब नहीं की तो उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं ना, 33,000 लोग मारे जा चुके, दसियों लाख लोग बेघर हैं। ये पूरी दुनिया की इंसानियत की जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। तो इसके नतीजे में तो ऐसी ही दुनिया, कैओस भरी दुनिया देखेंगे। हथियार बेचने वालों के हथियार बिकते रहेंगे और रोजाना अखबारों में खबरें पढ़ते रहिए, वहां अमन बातचीत हो रही है, कायरो में हो रही है, दोहा में हो रही है, यहां हो रही है, वहां हो रही है। उन लोगों को कहां कुछ मिल रहा है? आप वो वीडियो देखें कि जब एक लंबी लाइन में खाने के लिए, मदद के लिए खड़े हों और आखिरी हिस्से में जब वो खाना खत्म हो जाए और एक बच्चा खाली बर्तन से वापस आता हुआ हो, वो कुरान की वो आयतें पढ़ता हो कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जिस हाल में भी तू रख। क्या इन भूखे बच्चों की शक्लें हम लोग देख करके सुकून से हमें नींद आ जाती है? ये अगर हमें नींद आ जाती है तो हमारे अंदर कहीं कोई खराबी है। ये इंटरनेशनल सिस्टम इस तरह से चलाया जाता रहा है पिछले 70-80 साल से, तो इसमें इंसाफ दिलाने की बात तो कहीं कुछ हुई नहीं। लीडर बने और मुनाफिक बन गए, हिपोक्रेट्स बन गए। अब महमूद अब्बास को कौन फिलिस्तीनी अपना नुमाइंदा कहता है? अब हालत यह है कि इस्तांबुल में मीटिंग हुई, कहीं और जगह मीटिंग हुई, फतह के लोग भी वहां जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अब इन्हीं के साथ हैं, हमास और जिहाद इस्लामी के साथ। तो ये एक बहुत लंबी नाइंसाफी की कहानी है जिसका नतीजा हम आप आज यहां देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अरब स्ट्रीट पर ये आम नैरेटिव है और समझ है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार फिलिस्तीनी होते हैं दूसरे मुल्कों के लोगों के मुकाबले में। इतनी टफ सिचुएशन में रहते हुए, रिफ्यूजी कैंपों में रहते हुए भी उन्होंने अपने आप को इतना संभाल के चलाया है। और अब तो उनके साथ इजराइल की ईरान की वो ताकत जुड़ चुकी है जो और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो चारों तरफ से घेरा हुआ है इजराइल को। अब तो मैं समझता हूं दुनिया के मुल्कों को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी काम करना चाहिए, नहीं तो ये भी मौका अगर हाथ से निकल गया तो और कहीं और मुल्कों में कहीं ज्यादा आग ना लगे इस नाइंसाफी के नतीजे में, उससे बचना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हम देखते हैं ये दो मुहापन, ये दोगलापन केवल हमारे अपने घर में नहीं होता है, केवल हमारे अपने परिवार में नहीं होता है, हमारे देश में होता है, हमारे समाज में होता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता है।
दुनिया में भी दोमुहापन, दोगलापन होता है और इंसानियत की और इंसाफ की बात तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन हम सब लोग कहीं न कहीं से इंसाफ का, इंसानियत का गला घोटने में लगे हुए हैं और उसी का शिकार आज की तारीख में है कि हम तीसरे विश्व युद्ध का नारा तो देते हैं, तीसरे विश्व युद्ध से होशियार तो करते रहते हैं, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध के लिए जो मूलभूत चीजें हैं, इंसानियत की रक्षा होगी कि नहीं, इंसाफ होगा कि नहीं, उसके तरफ कोई देश बढ़ने को तैयार नहीं है। सब के सब अंधी लूट में लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में, ये सारे गरीब देश भाड़ में जाए, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारा हथियार कैसे बिकेगा। अपने यहाँ और उत्पादन नहीं करेंगे, शांति के लिए उत्पादन नहीं करेंगे, खेती के कुछ पदार्थों का उत्पादन नहीं करेंगे जो हमारी मानवता की सेवा के लिए होगा। हम प्रकृति का दोहन करेंगे, हम दुनिया में तरह तरह के ऐसे हथियार हम विपिन से भर देंगे जो सारे पर्यावरण के लिए प्रदूषित करेगा और हम सबके मानवता को नष्ट करने वाला होगा। ऐसी हालत में अभी फिलहाल जो जंग छिड़ा हुआ है, और अब तक तो छोटी सी एक धरती थी, गजा पट्टी की धरती थी, और गजा पट्टी में इनकी इतनी औकात हैसियत नहीं हो पा रही है कि जमीन पर चल करके वहां उसके 1 इंच जमीन पर ये अपने पांव रख ले। ऊपर से मिसाइल से, बाहर से छोटा सा देश है, उसके अपने सीमित साधन है, आप उनको चाहे जितना बर्बाद कर दे, लेकिन अब थोड़ी सी बराबरी की टक्कर होती दिखाई पड़ रही है। ईरान ने जिस तरीके से इनके उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से दुनिया के कान खड़े होने स्वाभाविक है। यह केवल डिप्लोमेटिक वार न होकर के डिप्लोमेटिक तरीके से ये सारी चीजें हमेशा हमेशा के लिए सलट जाएं। हमारी यही शुभकामना होगी, हमारी यही इच्छा होगी। हमारा बहुजन संवाद ऐसे मुहिम में लगातार लगा रहेगा और जनता के बीच अपनी बात करता रहेगा। दुनिया की मानवता को जिंदा रखने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, दुनिया के